Okay, the problem number 1 says that two infinite planes, each with uniform surface charge density plus sigma, are kept in such a way that angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by. So क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन्स हैं जिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, सिग्मा। तो आपको बताना है कि अगर इन दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल क्वेश्चन में दिया है वो 30 डिग्री दिया है, तो इस रीजन में जो कि इन दो प्लेन्स के बीच में आएगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस टॉपिक से है? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंगल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, किसी भी लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद है और साथ में अगर आपको कंपोनेंट लेना आता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और चूंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है और ज्यादा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सपोज मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो पॉइंट पी जो हमारा है वो इन दो प्लेन्स के बीच में आ रहा है। तो पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें इन दोनों प्लेन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। और आप जानते हैं कि जो शीट होती है, जो प्लेन्स होते हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? प्लेन्स के परपेंडिकुलर। तो ये जो प्लेन है, अगर मैं इसको प्लेन 1 बोल देता हूं, दिस इज प्लेन 1 एंड दिस इज प्लेन 2। तो प्लेन 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पर, वो किधर होगी? इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं इसको बोल रहा हूं E1। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से? प्लेन 1 की वजह से एट द पोजीशन P। अगर मैं बात करूं प्लेन 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट P पर, तो मैंने बताया आपको कि जो प्लेन का जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी। सो दिस इज E2। और आप देख सकते हैं यहां पर दोनों प्लेन्स का जो चार्ज है वो कितना है? जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? एटलीस्ट मैग्नीट्यूड में क्या होगी? सेम होगी। डायरेक्शन में आप देख सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फील्ड्स विल बी इक्वल बिकॉज द प्लेन्स हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी ये बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के। और कितनी होगी? अब क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है, बच्चा यहां पे कंफ्यूज भी हो सकता है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्लेन्स किस तरह की है, क्या वो कंडक्टिंग प्लेन है या वो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन है। तो मैंने कई बार क्लास में बताया है कि वो आपको नहीं बताते कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना होता है कि किस तरह की शीट, किस तरह का प्लेन हो सकता है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आप किसी बॉडी को यूनिफॉर्म चार्ज कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी कैसी होगी? एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी। क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है, कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं हो सकता। कंडक्टर के केस में चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को आप चार्ज यूनिफॉर्मली प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो भी चार्ज होगा वो केवल उसके सरफेस पे होगा, उसके इंटीरियर वॉल्यूम में नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर जो आपको प्लेन्स जो कंसीडर करने हैं, जो शीट आपको कंसीडर करनी है, वो एक नॉन कंडक्टिंग शीट कंसीडर करनी है। और नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो एक कंफ्यूजन हो सकता था कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग का, इसको हमने किस बेसिस पे क्लियर किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्मली चार्ज। चलिए, तो अब आपको करना क्या है? बस दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, कंपोनेंट लीजिए, सॉल्व कीजिए। ये एंगल आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो आई कैन से दैट, so if this angle is 30 degree, this angle will also be 30 degree, this angle is 90 degree, so this angle will become 60 degree। so अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगी E1, और E1 की डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? J प्लस। अब मुझे E2 का क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट। तो E2 का एक हो जाएगा आपका x कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा? E2 cos 60। तो ये आपका जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट ये हो जाएगा E2 cos 60। सो दिस कंपोनेंट इज E2 cos 60, E2 cos 60, और ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी E2 sin 60।
तो इनको आप ऐड कर दीजिए यहां पर। तो E2 cos 60, अब E2 cos 60 की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो E2 cos 60 नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन हम बताएंगे वो किस यूनिट वेक्टर की मदद से बताएंगे, माइनस आई कैप। और साथ में प्लस का E2 sin 60 और डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए E1 जे कैप वैल्यूज को पुट कर दीजिए आप। एक काम करिए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या एक काम कर लीजिए E1 E2 ये सभी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 E2 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जे कैप प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस माइनस को आगे ले आए तो माइनस का 1/2 और क्या लिखूंगा मैं, आई कैप। और यहां पे sin 60 है तो माइनस, इस माइनस को आगे ले आए √3/2 जे कैप। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं फर्दर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जे कैप वाली टर्म कौन कौन सी है, देखिए यहां पे 1 जे कैप है और यहां पे माइनस √3/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए -1/2 आई कैप और प्लस 1 माइनस √3/2 जे कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। बस ध्यान में क्या रखना है, उन्होंने आई कैप की जगह एक्स कैप लिया हुआ है और जे कैप की जगह वाई कैप लिया हुआ है। सो बी इज द राइट आंसर।